I hope you all are doing well. Let's start the class of our Indian Contract Act with Section 27, my dear students. Till now, we have completed till Section 26, and now Section 27 of Indian Contract Act talk about exceptions created by judicial interpretations. इन लास्ट सेशन हमने सेक्शन 27 बिल्कुल स्टार्ट किया था और वहां पर हमने देखा था रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू ट्रेड. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट अगर ऐसी रुकावट पैदा करता है जो कि ट्रेड में शामिल होगी, रिस्ट्रेन ड्यूरिंग द ट्रेड, तो वो एग्रीमेंट मान्य नहीं है, कंप्लीटली इलीगल. देन वी told you about two certain exceptions जो कैटेगराइज की गई अंडर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस. स्टेट द्वारा जो एक्सेप्शंस दी गई कि अगर उनके अंडर आपका कोई एक्सेप्शन आती है, कोई रुकावट आती है, वो वैलिड रहेगी. एंड द अदर कैटेगरी वाज जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में अब देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं. लिसन इट केयरफुली. द वेरी फर्स्ट इज ट्रेड कॉम्बिनेशन. ट्रेड कॉम्बिनेशन मतलब कि अगर आपके ट्रेड कॉम्बिनेशन की वजह से कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि पार्टीज को ट्रेड के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन दी गई है, रोका जा रहा है, देन माय डियर स्टूडेंट्स वो रुकावट या दैट रिस्ट्रेंट विल बी कंप्लीटली वैलिड. लेट्स अंडरस्टैंड. The primary object of such associations is to regulate the business and not to restrain it. ओके, रिस्ट्रेन करना इनका मेन मोटिव नहीं होता है किसी ट्रेड को रोकना. इनका मेन मोटिव होता है ऐसे ट्रेड एसोसिएशंस का कि हमें अपने बिजनेस को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है. सो combinations of these kinds are often desirable in the interest of trade itself. अगर हम ट्रेड के नज़रिए से देखें तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जो ये रिस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं ये उसके लिए भी फायदेमंद है, प्लस दीज आर ऑल्सो फॉर द प्रमोशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट का भी इसमें फायदा है. बट कोर्ट वुड नॉट अलाउ अ रिस्ट्रेंट टू बी इम्पोज्ड डिस्गाइज्ड एज ट्रेड रेगुलेशंस. इसमें क्या कहा गया है कि कोर्ट ऐसे ही इन चीज़ों को, बट ये नहीं है कि नज़रअंदाज कर देगी. दे विल see the document clearly, they will read all the conditions of that agreement and then see कि क्या जो restraint लगाया गया है उससे trade और public interest का फायदा है या नहीं, whether it's the interest of these या वैसी disguised impositions हैं. तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है. 10 अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि कुछ लोगों के बीच में बनाया गया है टू कैरी ऑन द बिजनेस विद द मेंबर्स ऑफ देयर कास्ट ओनली. क्या एग्रीमेंट है कि भाई हम जो अपना ट्रेड करेंगे वो सिर्फ जो हमारे कास्ट के लोग हैं, जिसमें सिर्फ हमारे ही जैसे लोग होंगे कास्ट के, उन्हीं को हम अलाउ करेंगे. तो ऐसा एग्रीमेंट तो वॉइड होगा ही होगा, वैलिड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट देख रही है ना तो इसमें पब्लिक का फायदा हो रहा है ना ट्रेड का फायदा हो रहा है. दिस इज जस्ट गिविंग अ certain benefit to the some people of same caste. Others are completely ignored under this. That's why this agreement is void. राइट. हाँ, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट बनता है जैसे इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन और ऐसे ट्रेड में सिर्फ वुमेन ही आएंगी, जैसे कोई एग्रीमेंट बनता है कि ये वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए है एंड ओनली वुमेन आर अलाउड टू वर्क अंडर दिस, तो ये ट्रेड ये क्या है, यहाँ पर क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव है. देन माय डियर स्टूडेंट्स इट्स कंप्लीटली वैलिड. समझ रहे हैं आप चीजों को. The second exception under judicial interpretations we have is solace or exclusive dealing agreements. ऐसे एग्रीमेंट जो कंप्लीटली प्राइवेट नेचर के हैं, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट है, उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा. देखिए क्या कहते हैं, दैट इन सच अ केस ऐसे एग्रीमेंट्स में क्या होता है, वन पार्टी जो होती है दैट एग्री टू डील विद द अदर पार्टी एंड नन एल्स. प्राइवेट डील हुई है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ, दोनों आपस में एग्रीमेंट में आ रहे हैं कि हम दोनों आपस में ही डील करेंगे और हम किसी भी थर्ड पार्टी के साथ डील नहीं करेंगे, हमारा मकसद आपके साथ ही डील करना है.
ऐसे कई जगह ऐसी एग्रीमेंट्स को वैलिड माना गया है। कैसे? इट इज कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस दैट अ प्रोड्यूसर और अ मैन्युफैक्चरर likes to market his goods through a sole agent or distributor, and the latter agrees into not to deal with the goods of any other manufacturer. क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए ए है, ए मैन्युफैक्चरर है, कोई सामान है जिसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। सपोज कीजिए चेयर्स ले लेते हैं हम, फर्नीचर का काम है, तो वो अपनी चेयर्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। और ए के कुछ मार्केट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं। सपोज कीजिए बी सी डी। तो बी सी डी एग्री कर रहे हैं कि हम, ए उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, मैं तुम्हें अपना सामान तभी सप्लाई करूंगा जब तुम मेरा ही सामान बेचोगे। अगर बी सी डी इस एग्रीमेंट पे एग्री कर जाते हैं तो ये माय डियर स्टूडेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ए अपना सेफ्टी भी देख रहा है और बीसीडी को भी कह रहे हैं तुम्हारा भी फायदा होगा, मैं तुम्हें सामान दूंगा और तुम्हें मेरा ही सामान आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बी आई एम सॉरी BCD are not allowed to distribute the furniture or other items of, suppose कीजिए E कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो E का नहीं लेंगे, यहाँ पर अपना पर्सनल गेन देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सो लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अगर यही है कि इसमें बेनिफिट हो रहा है दोनों ही पार्टीज का, देन माय डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक ही वैलिड है। अगर ये दिखा कि इसमें सिर्फ मोनोपोली हो रही है, कि इसमें अदर मैन्युफैक्चरर्स को कंप्लीटली मार्केट से हटाया जा रहा है, तो मोनोपोलाइजिंग के केस में क्या हो जाएगा, देन इट वुड बी अनरीजनेबल। अदरवाइज मोनोपोली नहीं है, देन नथिंग इज अनरीजनेबल इन इट, राइट? दिस इज द सेकेंड एक्सेप्शन। मूविंग टू वन ऑफ द केस लॉ अंडर दिस, अंडरस्टूड इट केयरफुली। क्या बोला गया है, केस लॉ को समझिए, इससे ही रिलेटेड है। क्या है यहाँ पर, पार्टीज एस के कालू वर्सेस राम सरन भगत, दो पार्टीज हैं। अ सेलर ऑफ कॉम्स, जैसे मैंने यहाँ चेयर्स का एग्जाम्पल लिया था, एक सेलर है जो कॉम बेचता है मार्केट में, वो कॉम, दिस इज सिंपल, कॉम्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद ऑल द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कॉम्स, सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट में आ जाता है, इन द सिटी ऑफ पटना, वेयर बाय मैन्युफैक्चरर्स अंडरटुक ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम टू सेल ऑल देयर प्रोडक्ट्स टू द सेलर। सपोज कीजिए कॉम्स की मैन्युफैक्चरर ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है, और मार्केट में बेच कौन रहा है, सिर्फ ई। तो ई, ये ए बी सी डी चारों के साथ एक एग्रीमेंट में आ रहा है दैट कि तुम्हें ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, आपको पूरी लाइफ टाइम मुझे ही अपना प्रोडक्ट बेचना है, एंड आगे मेरे हायर्स जो होंगे उन्हें बेचना है, एंड नॉट टू सेल द सेम टू एनी वन एल्स, और आप बाकी अपने कॉम्स किसी को नहीं बेचोगे, कॉम सिर्फ मैं ही बेचूंगा आपके। समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? सो आपको क्या लगता है, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है कि मार्केट में सिर्फ कस्टमर को जो कॉम मिलेंगे वो ई के पास से ही मिलेंगे, और ए बी सी डी जो मैन्युफैक्चरर वो भी ई को ही दे रही हैं, और ई के बाद उसके लीगल हायर्स बेचेंगे? तो दिस एग्रीमेंट, होल्डिंग द एग्रीमेंट वॉइड, इसको वॉइड करार दिया गया था कंप्लीटली अंडर सेक्शन 27। वाई? बिकॉज कोर्ट हेयर सेड सर्टेन पॉइंट्स, इसमें काफी ऐसे थे जो इसको कंप्लीटली वॉइड करार देते हैं। कैसे? फर्स्टली मैन्युफैक्चरर्स, इसमें बाउंड किया जा रहा है ए बी सी डी मैन्युफैक्चरर को फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि अभी उसको नेक्स्ट टाइम उसके हायर्स को। इट वॉज अनरिस्ट्रिक्टेड बोथ एज टू टाइम, टाइम के हिसाब से भी देखा जाए तो ये रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहा है कि फिर जनरेशन तक बांध दिया, एंड ऑल्सो प्लेस, क्योंकि ABCD सपोज मूव भी नहीं कर सकते इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो सो इट वॉज कंप्लीटली ऑप्रेसिव, इट वॉज इंटेंडेड टू क्रिएट अ मोनोपोली। यहाँ साफ दिख रहा है कि ई ही मार्केट में कॉम बेचेगा, रादर कोई नहीं आएगा। सो दिस वॉज अ कंप्लीट केस ऑफ मोनोपोली एंड अ बाउंडेशन फॉर द टाइम, फॉर द generations. So this was void, and yes, that was a good decision. Coming to the third type of exception under judicial interpretations, my dear students, this is the contract of service. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पास अपनी कोई सर्विसेज दे रहा है या सर्विस एग्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर भी कई बार एक एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू उसको फर्दर सर्विस कहीं और करने से रोक दिया जाता है।
और अगर देखा जाए तो ये भी वैलिड होता है। तो इसमें क्या है कि एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस by which an employee agrees that he will serve a particular employer for a certain duration। क्या होता है कि सपोज आपकी कंपनी है, आपने अपने एक एम्प्लॉय को हायर किया है, इंटरव्यू लिया है उसका, बट आप उसको कह रहे हो कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टाइप जॉब और आप 1 साल तक मेरे ही यहाँ नौकरी करोगे, आप कहीं और नहीं जा सकते, यू हैव टू गिव योर फुल 1 ईयर, आफ्टर देन आप जा सकते हो। तो ये क्या है, सर्व टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, एंड दैट्स माय डियर्स वेरी राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, आपको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कीजिए और आ जाइए। एंड दैट ही विल नॉट सर्व एनीबडी, और वो किसी को ड्यूरिंग दैट पीरियड कहीं और जॉब नहीं कर सकता। तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वैलिड होते हैं। रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं बट इट्स अ सर्विस, आप किसी से सर्विस ले रहे हो तो आप उनको थोड़ा टाइम के लिए रखिए, ऐसे तो वो कल निकल जाएगा, आपके लिए भी एम्बेजलमेंट है एंड फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। सो ट्रेड सीक्रेट्स आप किसी के साथ शेयर करते हो, नेम ऑफ द कस्टमर्स उनको पता है, तो दैट मे नॉट बी गिवन अवे बाय अ सर्वेंट, दे आर हिज मास्टर्स प्रॉपर्टी। सर्वेंट को ये दूसरे किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। A servant may therefore be restrained from taking part in any business in direct competition with that of his employer। इसलिए सर्विस में ही लिखा जाता है कि तुम्हें मेरे सारे राज पता लग जाएंगे। जैसे आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ की पॉलिसी क्या है, यहाँ के कस्टमर्स क्या है, आपको अंदर की चीज़ें पता लग जाती है, सीक्रेट्स पता लग जाते हैं, तो आपको थ्रू दैट एग्रीमेंट रोक दिया जाता है दैट यू विल नॉट शेयर देम टू द अदर पार्टी एंड यू विल ऑल्सो नॉट क्रिएट एनी सच फर्दर थिंग कि वो आगे जाके हमारे लिए ही कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाए। बट अगर यहाँ पर देखिए बहुत ब्यूटीफुल एक चीज लिखी गई है, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है टू रिस्ट्रेन अ सर्वेंट फ्रॉम कॉम्पीटिंग विद हिज एम्प्लॉयर आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सपोज कीजिए कि आपने अपनी सर्विस 3 इयर्स की दी, अब 3 इयर्स के बाद भी अगर आपको एग्रीमेंट में बाउंडेशन है कि आप नेक्स्ट ईयर्स तक ऐसे नहीं करोगे, किसी जॉब में नहीं जा सकते, कोई कॉम्पिटिशन बिजनेस नहीं खड़ा करोगे, देन दैट इज कंप्लीटली वॉइड। यहाँ आप उसकी रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे हो, दिस विल नॉट बी अलाउड बाय द कोर्ट, राइट। तो आई होप आपको ये तीनों एक्सेप्शन समझ में आई है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, वन वॉज अबाउट द ट्रेड कॉम्बिनेशंस, देन नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव डीलिंग्स, द थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। So with this, my dear students, session of section 27 these legal interpretations ka exceptions is over, and in next session we will continue with section 28. Till then, stay tuned, keep watching, keep sharing, and don't forget to subscribe and check this PDF on Telegram.